नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की क्षितिज 2 पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने काव्यखंड को शुरू किया था। काव्यखंड के अंतर्गत हमने 3 पाठ कर लिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हमारा चौथा पद्य है, जिनके कवि है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम प्रसाद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। ये छायावादी कवि थे। छायावाद के वृहत त्रयी में से एक माना जाता था। पन्न, प्रसाद और निराला में से प्रसाद एक थे। छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जन्म वर्ष से एक बार एग्जाम सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, आप ध्यान रख लीजिएगा। वे प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। बहुत ही अल्प आयु में आपका निधन हो गया था। 11 वर्ष और ये यानी 48 साल की उम्र में आपका देहांत हो गया था। 48 वर्ष की अल्प आयु में आप दुनिया को छोड़ के चल बसे थे। वो दिन था 15 नवंबर 1937, जिस दिन आपने इस दुनिया से विदा ली थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी अलग अलग रूप में कि इनकी काव्य कृतियाँ कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे अलग से आपको बता देती हूँ। मैं ये यहाँ कम ही दे रखी है, तो मैं आपको ज़्यादा ही बता देती हूँ। काव्य ग्रंथ में सबसे पहले इन्होंने द्विवेदी युग में भी रचनाएं लिखी थी और इन्होंने छायावाद युग में भी रचनाएं लिखी थी। कुछ रचना इनकी द्विवेदी युग से संबंधित है, कुछ रचना इनकी छायावाद युग से रचित है। तो पहले मैं द्विवेदी युग की रचना बता देती हूँ आपको। इनकी सर्वप्रथम द्विवेदी युग की रचना है उर्वशी, जो इन्होंने लिखी थी 1909 में। सॉरी। दूसरी है वन मिलन, जो इन्होंने लिखी थी 1909 में। तीसरी है प्रेम राज्य, ये भी 1909 में। चौथी है अयोध्या का उद्धार 1910 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में। छकोच्छ्वास, वो भी 1910 में है। बभ्रुवाहन, ये भी 1911 में है। उसके बाद कानन कुसुम, इस रचना से आप सब परिचित होंगे। ये कानन कुसुम 1913 में। प्रेम पथिक, ये भी 1913 में है। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको मैं लिख दे रही हूँ। प्रेम पथिक 1913 में। करुणालय 1913 में। महाराजा का महत्व 1914 में। ये तो थी इनकी द्विवेदी युग से संबंधित रचनाएं। अब इनकी छायावाद युग से रचनाएं हैं। छायावाद की इनकी प्रथम रचना है झरना। हर हमेशा एग्जाम में ये क्रम जमाने का आता है। झरना 1918। आंसू इनकी है 1925 में। इनके वर्ष भी आपको याद रखने हैं। झरना, आंसू, लहर और कामायनी। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 और कामायनी का एक बार पूछा भी जा चुका है। कामायनी नेट पे पूछा जा चुका है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये चारों सीक्वेंस से याद करने। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये उनके छायावादी काव्य संग्रह है। उसमें इनका ये चारों बहुत ही प्रसिद्ध हुए और कामायनी तो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध हुई है इनकी रचनाएं। तो ये रचना इनकी मेन आपको ध्यान रखनी है, और ये छायावाद की तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। झरना, आंसू, लहर और कामायनी।
देखो यहाँ भी उनकी वही दे रखी है, ये झरना, आंसू, लहर, कामानी, ये चारों छायावादी युग की है। चित्राधार और कानन कुसुम ये इनकी रचनाएं हैं जो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक है। और एक इनका नाटक है आपका नागयज्ञ और राज्यश्री, यूँ करके ये इनके नाटक है। उसके बाद है कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है। उसमें इरावती जो उपन्यास था वो इनका अधूरा उपन्यास रहा था। और उसके बाद आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये चारों ये रचनाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखने हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक है, ये ध्यान रखना है। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध उपन्यास है। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। ये इनकी रचना हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको रचना इनकी रट ही लेनी है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इनकी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको देखना है कि अतिशय काल्पनिकता इनकी कविताओं में मिलती है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है, प्रकृति प्रेम होता ही होता है इनकी कविता में, देश प्रेम और शैली ये इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। कामायनी उनकी दर्शन से संबंधित प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। कौन सी पत्रिका? प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। और प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी ने इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क में से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, जो हमको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। किसमें हुई थी? हंस में ये प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। यहाँ खुद प्रसाद जी बता रहे हैं कि मेरे मित्रों के आग्रह पर मैंने ये कविता लिखी है, पर इस कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग इसको देखकर वाह वाह करेंगे या पढ़कर वाह वाह करेंगे, पर मित्रों के कहने पर मैं ये कविता की रचना कर रहा हूँ। अब देखिए आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का हम जान लेते हैं। इस आत्मकथ्य में क्या दे रखा है? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी मधुप मतलब भोरा होता है, गुनगुन मतलब गुनगुन करता है वह। उसके बाद यहाँ घनी शब्द है, घनी मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि गुंजन करते भंवरे, है ना, गुनगुन कर रह जाता कौन कहानी यह अपनी, यानी गुंजन करते भंवरे और डालों से मुरझा कर गिर रही पत्तियां, यानी डालों से मुरझा कर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। यानी जो भौरे गुंजायमान कर रहे हैं और डालों से जो मुरझा कर पत्तियां गिर रही है वह मेरे जीवन की करुण कहानी को सुना रहे हैं। उसका अपने जीवन भी व्यथाओं की कथा है। यानी वह कह रहे हैं कि इनका भी जीवन है वो व्यथाओं की कथा है और मेरा भी जीवन है वो व्यथाओं की कथा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ नीलिमा, अनंत नीलिमा जिसका कोई छोर नहीं, उसको कहते हैं अनंत। और नीलिमा मतलब सीमा रहित नीला आकाश, असंख्य मतलब गिना न जा सके। ठीक है, और यहाँ पर जीवन इतिहास मतलब जीवन की कहानी। ठीक है, और व्यंग मलिन
मतलब है व्यंग से दूषित या पूर्ण निंदाओं से युक्त, और उपहास आप सभी जानते हैं मजाक करना उपहास कहलाता है। तो यहाँ आगे कवि कह रहे हैं कि इस अनंत नीले आकाश के तले, है ना, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। इस नीले आकाश के नीचे रोज असंख्य आत्मकथाएं लिखी जा रही है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे वह कह रहे हैं कि इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बना दिया, यानी जो लिख रहे हैं वो अपने बारे में लिख रहे हैं और अपने स्वयं को उपहास का पात्र उन्होंने बना लिया है। तब भी करते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तब भी कहते, सॉरी ये बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, है ना, इसमें दुर्बलता मतलब कमी या कमजोरी होता है, और गागर रीति, रीति मतलब रीति गहरी महत्वहीन जीवन को यहाँ पर कहा गया है, गागर रीति। तो आगे कवि कहते हैं, कवि मित्रों से पूछते हैं कि, देखो यहाँ से इसका अर्थ है, कवि मित्रों से पूछते हैं कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। जब आपको पता है कि ढेरों आत्मकथाएं लिखी जा रही है, उस ढेरों आत्मकथाओं का उपहास बनाया जा रहा है, उपहास बन रही है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं से युक्त इस आत्मकथा को लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और आगे ये कह रहे हैं, इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा जो पढ़ेंगे, मेरी दुख की व्यथा को सुनकर उनको क्या मजा आएगा जो इस कथा को पढ़ेंगे। यानी कवि कुल मिला के इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मेरी जो कविता है या मेरी जो आत्मकथा है, वह जिस तरह ये मुरझाकर पत्ते गिर जाते हैं, भोरे गुनगुना कर जिस तरह अपनी कहानी सुनाते हैं, उसी तरह की मेरी कहानी है। इस नीले आकाश के तरह असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य आत्मकथाएं लिखी जा रही है, और उन सबका भी अपना एक मलिन उपहास बन रहा है। फिर भी तुम चाहते हो क्या मैं दुर्बलता युक्त अपनी आत्मकथा को लिखूं और मैं हंसी का पात्र बनूं। इस मेरी आत्मकथा को, महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर क्या कोई लोग सुख पाएंगे। आगे देखो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्र से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम स्वयं ही अपराधी हो कि हमने कहाँ कह दिया इसको यह लिखने के लिए। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन में रस चुराकर अपने सुख की घगरी को भरा हो। यह विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है कैसी विडंबना है ये, है ना, विडंबना मतलब दुविधा। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यानी कह रहे हैं कवि, आगे कवि कहते हैं कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने वाले के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहते। ये कैसी विडंबना है कि मैं इस तरह अपनी ही हंसी उड़ाऊं और अपनी ही भूलों को दिखलाऊं, है ना। आगे वह कह रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, है ना। अब आगे कवि कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं, ये उज्जवल गाथा कैसे सुनाऊं मैं। आगे कह रहे हैं, वे खिल खिलाकर हंसते हुए की गई हुई बातों का एक असफल प्रेम गाथा बन चुकी है। जो हमने खिलखिलाकर हंसते हुए जो बातें की थी वह तो सिर्फ एक प्रेम गाथा बन चुकी है। वो बातें सिर्फ एक स्मृतियाँ बन गई है जो मेरे मन को व्यथित करती रहती है। उन बातों को कैसे मैं हंसते हुए सुना सकता हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं, वह मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब गले लगाना। यानी वो कह रहे हैं कि
मेरे जीवन में जो सुख और सपने मैंने देखे थे वह मुझे मिला ही कहाँ। सुख मेरी बाहों में आते आते ही मुझे तरसा कर भाग गया और मैं अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। यानी वह कह रहे हैं कि मैंने जो सुख का सपना देखा था वह तो मेरे पास आते आते ही मुझे आलिंगन में लेते लेते ही मुस्कुराकर भाग गया। यानी मेरा प्रिय ही मुझे छोड़कर चला गया और मेरा वह सपना अधूरा ही रह गया। जिसके अरुण कपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ आगे कह रहे हैं कवि, मतवाली मतलब होता है मस्ती भरी, अनुरागिनी मतलब प्रेम करने वाली, उषा प्रातःकालीन जो वेला होती है उसको कहते हैं, सुहाग सौभाग्य का कहते हैं सुहाग को, और मधुमाया कहते हैं तुम्हारे सुहाग यानी सौभाग्य या मांग का सिंदूर, और मधुमाया मतलब उसकी माया। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो सुख के सपने देखे थे मैंने, वह तो मेरी प्रिया के गालों पर छाई हुई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी। यानी वह अब अपनी प्रिया की बात कर रहे हैं कि मेरी प्रिया की गालों पर जो छाई अरुण कपलों यानी जो छाई लालिमा थी वह इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि प्रेममयी उषा भी अपनी मांग के सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। यहाँ बहुत ही काल्पनिक अतिशक्ति भरा वर्णन किया है कि जो उषा है वो भी अपने मांग का सिंदूर भरने के लिए किससे, मेरी प्रिया से लालिमा लिया करती थी। मेरी प्रिया इतनी ही सुंदर थी, इतनी उसकी लालिमा इतनी मस्ती भरी थी कि उषा भी अपनी लालिमा के लिए उससे सिंदूर मांगा करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पाथेह, पथिक, पंथा, इन शब्दों का आप ध्यान कर लेना। पाथेय मतलब यात्रा या मार्ग के लिए जो भोजन होता है उसे पाथेय कहते हैं, पथिक मतलब यात्री होता है, और पंथा मतलब मार्ग होता है। पंथा मार्ग, ये मार्ग का भोजन, और पथिक मतलब जो रास्ते में चलता है जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पथिक कहते हैं। सीवन मतलब सिलाई, और कंधा मतलब गुदड़ी या उसको हृदय कहते हैं। कंधा एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, गुदड़ी। आगे कवि कह रहे हैं कि आज मैं थके हुए यात्री के समान हूँ, प्रिय की स्मृतियाँ मेरी इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान है। यानी मैं थक गया हूँ मेरी इस जीवन को जीते जीते, मेरी जीवन की इस यात्रा में अब मेरी प्रिय की जो यादें हैं वो मेरे रास्ते का भोजन बनकर मेरे साथ चल रही है, और उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उधेड़ कर मेरे व्यथित हृदय को झोंके। यानी हे मित्रों, मैं आत्मकथा लिखकर मेरी जो दुखमयी स्मृतियाँ हैं उनको आप क्यों जगाना चाहते हो, उनको क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि मेरे दुख की व्यथा मैं कहूँगा तो आप सब मुझे हंसी का पात्र बनाओगे। यानी यह कवि कह रहा है कि अब मेरी प्रिय की यादें ही मेरे पास बच चुकी है, प्रिय तो मेरे पास रहा नहीं, और उसकी जो यादें हैं वो मेरे रास्ते का भोजन है, यानी आगे जीवन जीने का एक सहारा है। मैं उस पथिक राही की तरह थक चुका हूँ अपने जीवन को जीते जीते, और क्यों आप मेरे इस दुख भरी व्यथा को खोलना चाह रहे हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। यानी कवि आगे कह रहे हैं कि मेरे छोटे से जीवन की ये कथाएं मैं आपको बड़ा चढ़ाकर लिखना नहीं चाहता, नहीं सुनाना चाहता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आगे वो कह रहे हैं कि इस पाखंड के बजाय, मैं अपनी कहानी सुनाने के बजाय, ये अच्छा नहीं है कि क्या मैं मौन ही रह जाऊं, मैं कुछ भी नहीं सुनाऊं, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी आगे कवि कह रहे हैं कि अपने मित्रों से कि उस जैसे भोले भाले निष्कपट दुर्बल हृदय सदा छले जाते रहते व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मुझ भोले व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे। आगे कहते हैं कि मेरी अभी समय भी नहीं थकी सोई, यानी अभी तो मैं उस दुखों को भूल भी नहीं पाया हूँ, अपनी व्यथाओं को
शांत भी नहीं कर पा रहा हूँ कि आप उस कटु सत्य को मेरी स्मृतियों में वापस जगा देना चाहते हो और मैं फिर उसको वापस याद करूँ। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी अभी समय भी नहीं हुआ है कि मेरी जो व्यथा है वो थक कर सो गई है और आप वापस उसे जगाना चाहते हो और मुझे कहते हो कि इसको लिखो और मुझे वापस लिखवाना चाहते हो। कुल मिलाकर कवि ने अपनी आत्मकथा के बारे में कहा है कि तुम अपने दोस्तों को कि क्यों तुम मेरे आत्मकथा लिखवाना चाहते हो, क्यों मेरे दुख दर्द की बातों को सुनना चाहते हो। आज दिन रात बहुत सारी आत्मकथा लिखी जाती है जो एक उपहास का पात्र बनती है, तो क्यों मेरे आत्मकथा को उपहास का पात्र बनाना चाहते हो। आगे वो कहते हैं अपनी प्रिया की बड़ाई करते हुए कि मेरी प्रिया तो इतनी ही सुंदर थी कि चांदनी भी, उषा भी उससे लालिमा लिया करती थी और अपने मांग में सिंदूर भी भरा करती थी। इतनी सुंदर मेरी प्रिया थी, उससे दूर रहकर मेरा जीवन ही बेकार हो गया है। आगे वो कवि कहते हैं कि जब उसका आलिंगन भी मुझे नहीं मिला था और वो मेरा सपना टूट गया और मेरे से दूर जा चुके थे। अब तो सिर्फ रास्ते में चलने के लिए उनकी यादें मेरे जीवन का एक सहारा है और उन यादों के सहारे मैं जीना चाहता हूँ। क्यों आप मेरे उन यादों को मेरे से छीनना चाहते हो। इसमें 2-3 शब्द हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये नीचे बताया था, पाथेय, पथिक, पंथा, एक गुदड़ी था कहीं पर, वो गुदड़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है ना, इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी ये आत्मकथा पूरी होती है। नीचे देख लेते हैं कुछ अगर है पढ़ने का तो अपन पढ़ लेते हैं। देखो, मधुप मतलब मन रूपी भोरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं, खाली घड़ा, है ना। क्योंकि कवि का मन कैसा हो गया है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रिया उनको छोड़कर चली गई थी, इसलिए प्रवंचना मतलब धोखा देना। मुसक्या कर, मुस्कुरा कर, ऋण कपोल, लाल गाल, अनुरागिनी उषा, प्रेम रूपी भोर, और स्मृति पाथेय, स्मृति रूपी संबल, पंथा रास्ता, और कंथा अंतर मन गुदड़ी। यह भी जान लेते हैं। प्रगति चेतना के साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक 1936 तक निकाली थी। पुनः सन 1986 में यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इनके संपादक राजेंद्र यादव है। यानी 1986 में इनके संपादक राजेंद्र यादव थे और पहले कौन थे, प्रेमचंद जी। बनारसीदास जैन कृत अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, बनारसीदास जैन कृत, और इसकी रचना सन 1641 में हुई और यह पद्यात्मक है। और देखो ये इसका संभावी आत्मकथा का पद कवि बच्चन की आत्म परिचय से है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फुट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत बड़ी आत्म परिचय है ये। तो इस तरह बच्चों अपने ये जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य समाप्त हुआ। उन्होंने कुल मिलाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि आप मुझे अपने दोस्तों को कह संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप मुझे क्यों लिखने के लिए मजबूर कर रहे हो, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।